आप सभी आगंतुकों, किसान भाइयों, अधिकारियों व उपस्थित स्वजनों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, शुभ प्रभात। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारी सचिव महोदया श्रीमती रीनानंदन जी का, महानिदेशक श्री सीपी गोयल साहब का, हमारे कलीग डॉक्टर एसपी यादव का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विदित है कि आज 17 जून 2022 को हम सभी मरुस्थलीकरण व सूखा दिवस के रूप को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह परंपरा वर्ष 95 से निरंतर चली आ रही है, परंतु मरुस्थलीकरण में सुधार की बजाय और हम गिरते जा रहे हैं, मरुस्थल बढ़ता जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है। इसके बढ़ने के कारण हो रहे कुप्रभाव को कैसे रोका जाए, इस पर हर साल हम चर्चा करते हैं। बट जो हमारे पास आंकड़े हैं, उस आंकड़े से ये प्रतीत होता है कि मरुस्थलीकरण में धीरे धीरे ही सही लेकिन वृद्धि हो रही है। इसके कारण क्या है? देखा जाए तो भारतवर्ष में हमारे पास मुख्यतया दो तरह के मरुस्थल हैं। रेत मरुस्थल है जिसको थार डेजर्ट कहते हैं, या आलू वाली मरुस्थल कहते हैं, या कोल्ड डेजर्ट है जिसको हम हिमालयन के रीजन में लद्दाख या लेह स्थिति के रूप में हमको हमारे पास है। क्या इन मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है? क्यों बढ़ रहा है? क्या वहीं बढ़ रहा है या कहीं अन्यत्र बढ़ रहा है? आंकड़े बताते हैं कि अन्यत्र बढ़ रहा है। अगर अन्यत्र बढ़ रहा है, उस बढ़ने के कारण कौन है, कारक कौन है? और कारण और कारक दोनों हम खुद हैं। हमारी पद्धति है, हम एक तरफ कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, कृषि को बढ़ावा देने के साथ भूजल दोहन का भी हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। क्या इन पर हमारा ध्यान आकृष्ट है? क्या हम इस पर सोचते हैं? क्या हम विचार करते हैं? आज ये विमर्श का विषय है। डिजर्टिफिकेशन और सूखे के प्रभावों से उबरने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हर वर्ष 17 जून को मनाया जाता है डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे। पूरे विश्व के साथ साथ भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। अनुमानतः देश की 1/3 भूमि डिजर्टिफिकेशन की समस्या से प्रभावित है। के बल पे जिंदा रहता है, अपने फूल की सुंदरता के बल पर नहीं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि वो पौधा अपनी ताकत उस फूल के ऊपर लगा देता है, कि फूल जीवन का सूचक है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का सूचक है। और हमारे आने वाली पीढ़ियां खुशहाल जीवन व्यतीत करें, इसके लिए आवश्यक है कि हम योजनाबद्ध तरीके से बढ़ते मरुस्थल एवं सूखे के हालातों का मुकाबला करें। इसी संदर्भ में मेरा अनुरोध रहेगा माननीय महानिदेशक वन श्री सीपी गोयल जी से कि वो रोड मैप फॉर डेजर्ट कॉम्पिटिफिकेशन के लिए। माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, सचिव महोदया श्रीमती रीनानंदन जी, मेरे साथी एसपी यादव जी और विभाष रंजन जी, सभा में उपस्थित पद्मश्री श्री सुंदरराम वर्मा जी, पद्मश्री हिम्मत राम बाबू जी, काजरी के निदेशक जो जोधपुर से आए हैं डॉक्टर ओपी यादव जी, FSC से आए SC गरोड़ा जी, कर्नाटक के PCCF मधु शर्मा जी, देश के विभिन्न हिस्सों से आए किसान भाइयों, MOEFCC मिनिस्ट्री के हमारे कोलीग्स और प्रेस और मीडिया से उपस्थित सभी सदस्यगण, एक बार मैं अपनी ओर से आप सभी का इस सभा कक्ष में, इस गोष्ठी में स्वागत करता हूँ। ये मेरा छोटा सा एक प्रयास है कि किस प्रकार से हम डेजर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं और उनके करने के हमने क्या प्रयास किए हैं और आगे हम उसको रोकने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर संदीप कुमार, IFS
गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गुजरात के लोगों से, गुजरात की तरफ से आप सभी को आज के दिवस पे नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात काफ़ी सक्सेस स्टोरी के लिए जाना जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीट एंड इंडिजिनस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज हैं। उसके कारण आज के दिवस में जो लैंड रिस्टोरेशन का काम है, उसमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट करके लैंड रिस्टोरेशन कैसे किया जा सकता है, ये एक एग्जांपल सक्सेस स्टोरी के रूप में मैं देना चाहता हूँ। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र जो है, जहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, काफ़ी ड्राउट सिचुएशन भी आती है, बहुत ही टफ सिचुएशन होता है। और दूसरा पार्ट जो कच्छ है, इस क्षेत्र में करीबन पिछले 13 ईयर्स काम किया है मैंने लैंड कंजर्वेशन के ऊपर में और ग्रासलैंड इम्प्रूवमेंट के रूप में। और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। गुजरात में ग्रासलैंड इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये जस्ट ध्यान में लाना चाहूँगा कि कोई भी डेवलपमेंट वहाँ पर आप देखो, वो कहीं ना कहीं जो अग्रेरियन नेचर है, खास करके मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें ग्रासलैंड और ग्रास फोड़र बहुत ही महत्व रखता है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो जहाँ सभी जगह डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का, गुजरात में भी ग्रासलैंड डिग्रेडेशन हुआ है। की चीज़ों में उलझे हुए हैं और जीवन यापन से संबंधित ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा करने में ही हमारा सारा समय निकल जाता है। लेकिन अगर मानवता का भविष्य हमारी भागीदारी के बगैर ही लिख दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। इन्हीं सब चीज़ों से ऊपर उठकर प्रकृति के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के संबंध में हमारे बीच में आज 2 महान शख्सियतें उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं निमंत्रण देना चाहूँगा श्री सुंदराम वर्मा जी को। परम आदरणीय मंत्री महोदय, सम्मानित मंच, वैज्ञानिक अधिकारीगण और मेरे किसान भाई, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा बहुत कम समय में मैं अपने द्वारा जो किए गए काम हैं उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 1 लीटर पानी में पेड़ लगाने की टेक्निक, कंजर्वेशन ऑफ एग्रोबायोडाइवर्सिटी और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थोड़े नए ढंग से करने की कोशिश की मैंने। नेक्स्ट, क्या होता है कि जो पानी बरसता है वो या तो घास से बाहर निकलता है या फिर पड़ी हुई ज़मीन में कैपिलरीज बन जाते हैं, तो कैपिलरी एक्शन से पानी बाहर आ जाता है। दोनों कारणों को हटा दो, फिर ज़मीन में हमेशा पानी वो ज़मीन में रहेगा और पौधे को अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जिस क्षेत्र में पौधे लगाना चाहते हैं वहाँ 2 गहरी जुताई करते हैं। पहली गहरी जुताई पहली बरसात के बाद में जब घास उग जाता है तो घास निकल जाता है और पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरी जुताई मानसून के अंतिम समय में, अंतिम मानसून में, या जैसे राजस्थान में सितंबर में होता है, तो उसे ऊपर कैपिलरी एक्शन टूट जाता है और घास भी नहीं रहता है। लेकिन जितनी गहराई तक जुताई की है, जैसे 1 फीट की गहराई तक जुताई की है, तो नीचे जो कैपिलरी बनी हुई हैं उनसे पानी बाहर आने की कोशिश करता है, तो बाहर तो आ नहीं पाता और 1 फीट नीचे ज़मीन की सतह में इकट्ठा होता रहता है। और हम पौधा इस तरह से लगाएं कि उसकी जगह उस जोन में हो जो कैपिलरी एक्शन से पानी आकर इकट्ठा हो रहा है, तो पौधे को अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट मानसून में हम जब दूसरी जुताई करते हैं उसके तुरंत बाद 4 या 5 इंच लंबा थोड़ा लेकिन 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोद कर जब पौधा लगाते हैं तो 1 फीट नीचे का हिस्सा पौधा लगाने में कवर हो जाता है, बाकी जो है वो 1 लीटर पानी डाल देते हैं। तो हमने ये कुछ कोशिश की और आखिरी से सहयोग लेते हुए हमने उनके मूल्यांकन के लिए इस टेक्निक को आगे बढ़ा। चारा होता है हर साल 300 क्विंटल 1.5 लाख रुपए का चारा होता है और गोवंश को जो गौशाला की ज़मीन है उसमें ये डाला जाता है। नेक्स्ट, एक हमने जोधपुर में किया था, सालावास गाँव है उसके पास में किया था, स्कूल की ज़मीन थी, तो ये दिसंबर का है, वहाँ कोई सीट लेयर नहीं थी। नेक्स्ट ये देखिए मार्च में पौधे दूर से दिखने लग गए क्योंकि वहाँ सीट लेयर नहीं थी। नेक्स्ट, और ये मई की तेज़ गर्मी की स्थिति में है ये पौधे सारे के सारे। नेक्स्ट, और 1.5 साल के ये पौधे हैं, सर्वाइवल रेट इनकी कुछ ग्रोथ है वो इतनी अच्छी है। नेक्स्ट, आज की स्थिति में ये है, पत्तियाँ भेड़ बकरियाँ चरती है और पूरी छाया है, पूरे गांव वाले दोपहर में आते हैं, बच्चे स्कूल में जो हैं वो दोपहर में आराम करते हैं। नेक्स्ट, और ये 5 साल का जो पंचायत की है एक सीकर ज़िले में, वहाँ ये चारे वाले पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट, ये 10 साल के पौधे हैं
जो हर एक पौधा 50 किलो से 1 क्विंटल चारा हर साल देता है। और ये रोइडा के बारे में यह है कि ये बढ़ता नहीं है, लेकिन इस 1 लीटर वाली टेक्निक से ये इतनी अच्छी बढ़वार हुई है कि बहुत शानदार बढ़वार हुई है। नेक्स्ट, और जो आखिरी ने जो मूल्यांकन किया है नमी का, यानी लगभग 1 फीट नीचे की जो ज़मीन है उसमें 4% नमी होती है, तो 1.5 टन 1 वर्ग घन मीटर में मिट्टी होती है, तो 600 लीटर पानी मई जून में अगर किसी पौधे के चारों ओर जड़ों में हो तो वो पानी को अलग से उसकी आवश्यकता नहीं होती। 20 लाख लीटर पानी से 10 लाख लीटर पानी बगीचे में काम में लिया और 10 लाख लीटर पानी फिर बच गया। हम हिमालय का पानी 3000 किलोमीटर दूर लाने की योजना बनाते हैं, लेकिन उस खेत को भी पूछना चाहिए कि तुम्हारी भी कोई योजना बन सकती है। नेक्स्ट, और पिछले 20 साल पहले मैंने 15 फसलों की 700 से अधिक प्रजातियाँ इकट्ठी की थी और नेशनल जीन बैंक में उनको जमा कराया था। नेक्स्ट, FRA से जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है उससे ये अप्रूव हो गया है और ये देसी चने की वैरायटी है जो पैदावार की है, क्वालिटी भी अच्छी है। नेक्स्ट, ये ग्वार की वैरायटी है जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में जो है हाईएस्ट गम कंटेंट आया था। ये कपास की वैरायटी है जो कभी पानी की आवश्यकता नहीं है और छत पर 12 महीने चलती है और एक बार बुआई करने से 20-25 साल तक चलती रहती है। नेक्स्ट, ये हाईएस्ट कलर, जो पहले देश की 3 मिर्च है उसमें हाईएस्ट कलर वैल्यू, और ये सरसों की वैरायटियाँ हैं जो पीली सरसों है, जो तेल की मात्रा इसमें ज़्यादा है और पैदावार जो भी विकसित किस्म है उसे किसी से भी कम नहीं है इनकी। नेक्स्ट, और ये अवार्ड्स हैं और प्रेजेंटेशंस हैं, कई प्रदर्शनियों में है देश अपने में, विदेशों में, रोम में, ओटावा में और जिनेवा में, और अपने जो भारत में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, और ये अवार्ड के समय नेक्स्ट, और प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली आकर थैंक्स किया था कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है और इसको हम आगे फैलाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, और मैं निजी नेटवर्क कार्यकर्ता के रूप में ऐसे अच्छे काम करने वाले किसानों को ढूंढता हूं जो नेशनल स्तर पर राष्ट्रपति जी से अवार्ड ले रहे हैं। 14 किसान उसमें, और हनवी नेटवर्क के सहयोग से और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन उनको मूल्यांकित करके अवार्ड देता है। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, मैं आप सब लोगों के ध्यान में ये भी लाना चाहता हूँ कि श्री सुंदराम वर्मा जी को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2020 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और मैं और अनुरोध करूँगा माननीय मंत्री महोदय से कि इनको एक पौधा उपहार स्वरूप भेंट करके सम्मानित करें। परम आदरणीय है, आज इस मरुप्रसार रोग योजना, जो मरुप्रसार रोग का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है पूरे भारत सरकार की ओर से और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, मैं हमारे आज भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र जी यादव, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार और हमारे जो सभी मंच पर बैठे अधिकारी और सामने बैठे प्रमुख वैज्ञानिक और किसान भाइयों और साथियों और प्यारी बहनों, साथियों, मैंने मेरा जीवन सबसे पहले 1975 में, मैं आज 72 साल की एज हो गई है, 1975 में एक मेरी दादी के हाथ से एक पीपल का पौधा लगाया। छोटा पौधा मैं लेकर के आया, उस समय 17-18 साल की एज थी। दादी ने कहा इसको मिंदर के आगे लगा दो। उस पीपल को मैंने लगाया। दादी ने मेरे को कहा कि इससे बड़ा कोई धरती पर कोई पुण्य नहीं होगा, आप तो ऐसे पेड़ लगाते जाओ, इसकी भी सुरक्षा करना। तो उन पेड़ की मैंने सुरक्षा की। उस पेड़ के नीचे आज 500 आदमी बैठ सकते हैं और अपन 3 आदमी पकड़ेंगे तो वो पकड़ नहीं आएगा। मैं हर साल उसका एक जन्मदिन मनाता हूँ। और उसी समय से मैं जब पेड़ लगाना शुरू हुआ तो पेड़ लगाना से पेड़ मिलते थे, फ्री मिलते थे। फिर जापान की योजना आई जो अरावली प्रोजेक्ट, और खूब वन विभाग से जुड़ गया
और एक गाड़ी लाया 5-7 हजार में, और मैं उस गाड़ी में पौधे भर भर करके नागौर जिला ही नहीं 5-6 जिलों में हमने जो पौधे लगाए, मैंने आज तक 5.5 लाख पौधे लगाए, और जिनमें से पूरी गणना के अनुसार 3.5 लाख पौधे पेड़ बढ़ गए। 3.5 लाख पौधों का आंकलन है, वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार 12 अरब रुपयों की प्रत्येक वर्ष ऑक्सीजन दे रहे, वे मानव मात्र के लिए। और फिर एक सोचा कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए, तो मॉडल ताकि हर आदमी को बताया जाए। तो मैंने एक 6 हेक्टर जमीन खरीदी जो 7-8 हजार रुपया में मिल गई थी उस समय। आज तो वो जमीन मिलती नहीं है, आज तो कोई 5 लाख रुपये बीघे में नहीं मिलेगी। मैंने मंत्री महोदय मैंने क्या किया, उसको एक मॉडल बनाया, खुद के खेत को खरीद करके और उसको जंगल बना दिया। हर साल 1,000 हर साल 1,000 ऐसे करते करते 11,000 पौधे लगा करके बहुत बड़ा एक टापू बना दिया। और फिर वहाँ स्कूली बच्चों को और सबको बुलाने लगा, और वहाँ 2-3 मोर थे, आज 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी, हर रोज उसको पानी का बर्तन भरने 300 से ज्यादा, और हर रोज उसको 20 किलो चुगाड़ डालता हूँ, उनको पास में बैठ करके भोजन कराता हूँ। और एक मेनका गांधी की संस्था थी पीपुल फॉर एनिमल्स, मैं 1992-93 में उससे जुड़ गया। मैंने शिकारियों से इतना संघर्ष किया, जो बेचारे जंगल में घूमने वाले बेचारे कुलाचे हिरण, खरगोश, नीलगाय, मोर, राष्ट्रीय पक्षी, कई तरह के जीव, उनके साथ शिकार करने वाले हमारे राजस्थान में काफी लोग, तो उससे हमने इतना संघर्ष किया। शिकारियों के खिलाफ मैंने खुद ने 28 मुकदमे लड़े, 28 मुकदमों में 13 को जेल में डलवा दिया, और न जाने वकीलों ने मेरे को कितनी 3-3, 5-5 बार एक मुकदमे में पेश में भेजना पड़ा, पर तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और जानवरों की रक्षा की। और जानवरों के लिए यार 2,500-3 हजार से ज्यादा घायल जानवरों को इलाज करा करके जंगल में छोड़ा गया। यार उस जानवरों की आवाज और उस पेड़ पौधों की आवाज ही शायद भारत सरकार के तक पहुंची होगी और राष्ट्रपति भवन तक पहुंची होगी, तभी जाकर के हम पद्म श्री तक पहुंचे। नहीं तो ये कौन मानता है आज 140 करोड़ की जनसंख्या में। पर हमने धरातल पर काम किया, हम हवा पर। आज भी हमारा एक लक्ष्य है, 72 साल की एज हो गई है। मंत्री महोदय, मैं आप तो हमारे राजस्थान के ही हैं, मैं बहुत अच्छी से नजदीक से जानता हूँ। तो हम क्या है कि राजस्थान को रेगिस्तान जो है, जो हम 7 जय पर काम करते हैं। सबसे पहले जल है तो जंगल है, और जंगल है तो जीव है, और जीव है तो जमीन है, और जमीन है तो जैविक है, और जैविक है तो जलवायु है, और फिर 7वां जय है जनसंख्या। जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, ये सब चीजें ही कम पड़ जाए, सिर्फ पानी धरती और हवा, ये एक दिन सब चीजें कम पड़ जाएगी। इसलिए जनसंख्या भी बहुत बड़ी घातक है। और मरु प्रसार जो रोग के लिए एक मैं मंत्री महोदय से ये भी निवेदन करूंगा कि जो महानरेगा योजना चल रही है, जो इसमें रोजगार गारंटी, तो उसमें इसको भी जोड़ा जाए। और हमने एक टेक्निकल अपनाई कि जो खेजड़ी की जो फली है, हमारे राज्य और खेजड़ी है, उसकी सूखी हुई फली को बकरी को खिला करके और उसकी मेंगनी इकट्ठी करके, और हमने 3,000 तो हमारे खेजड़ी के पौधे हमने बड़े कर दिए, लगा दिए। उसकी ग्रोथ, और वो मेंगनी डाल करके जमीन में डालते हैं 3-4 इंच, और फिर उसको ऊपर रेत देते थे, और बरसात होते ही, नमी होते ही वो सीधी उसकी जड़ पानी के नीचे जाती है, पीछे जाती है, ऊपर पेड़ बनता जाता है। ऐसे करके हमने 1.25 लाख पौधे लोगों को लाजा करके बांट करके ये खेजड़ी के पौधे, और खेजड़ी तो खेजड़ियाँ, खोखाड़ियाँ, थारो एक पान अमोल, मानव भूखा पेट भरे, छोटा थारा छोल, एक छपनी आगाड़ बढ़ा। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने खेजड़ी की छोड़े और उनकी पत्ती कूट करके अपना जीवन व्यापन किया था। अब क्या है कि एक चीज है, मैं हिमाचल गया, यूपी गया, मेरे को योगी जी अपने निवास पर ले गए, उन्होंने भी कहा कि आप तो यहीं ऐसे काम करो, मैं राजस्थान में करूंगा, फिर आऊंगा कभी। मैं आपको बता दूं, स्थिति ये है कि प्रत्येक आदमी जन्म लेकर के 70 साल तक 8 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन ले लेता है। अगर पेड़ नहीं लगेंगे और उनको बड़ा करेंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? ये बिल्कुल एक खोज है। मतलब एक आदमी 8 करोड़ की ऑक्सीजन ले लेता, फिर कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कितना ऐसी खा जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पता तो तभी पिछले दिनों चला 19-20 में, जो ये कोरोना महामारी आई, और इसमें क्या है कि कई लोग जवान चले गए जो बिना ऑक्सीजन के। तो ये अगर प्रत्येक, मैं तो कहूँ अगर हर आदमी का लागू कर दिया जाए कि एक पेड़ तो बड़ा करके ये 4 कर जीवन में लोग केक काटते हैं और करते हैं, बच्चा जन्मता है, और भाई इसकी छोड़ो, एक पेड़ लगा करके बड़ा करो। अगर कोई शादी में पेड़ लगा करके बड़ा करो, और अगर कोई आदमी बूढ़ा गुजर जाता है तो उनके पीछे एक पेड़ लगा करके पीपल का,
हम इस साल मंत्री जी आपको याद करेंगे, 1000 पीपल के पेड़ लगाएंगे और उसको बड़ा करेंगे। मेन चीज क्या है, पेड़ लगाना ही नहीं है, पेड़ों को बड़ा करना है, तभी तो क्या ये जलवायु परिवर्तन और ये सब बचेंगे। Respected Sri Bhupendra Yadav ji, Madam Neela Nandan, Secretary, Sri C.P. Goyal, DGF, Sri Vivas Ranjan ji, ADG, Sri S.P. Yadav ji, ADG, Sri P.K. Jha, Senior Officers of the Ministry and different states, environmental NGOs, progressive farmers, members from the media, ladies and gentlemen. At the outset, on behalf of Forest Stewardship Council, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Minister for releasing the FSC Forest Stewardship Standard for India today. I am also thankful to the Ministry for encouraging me to expedite approval of this standard and the members of Standard Development Group for painstakingly working for more than 5 years to prepare this standard. I am confident that this India-specific standard will provide an effective tool to the forest owners for sustainably managing our forest resources. माननीय मंत्री जी, मंच पर डीजी फॉरेस्ट, एडीजीज, मंत्रालय के और राज्य सरकारों से आए अधिकारीगण, हमारे किसान भाई और हमारे मीडिया साथी, आज के इस कार्यशाला में जो सबसे हमारे चिंता का विषय है, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट प्रोन एरियाज, इनके संबंध में समस्या क्या है, इसका उल्लेख प्रारंभ में किया गया। विस्तार में डीजी ने भी अपने प्रेजेंटेशन में ये बताया कि किस प्रकार की नीति, किस प्रकार की योजना हम लोग चला रहे हैं और आगे चल के जो प्रस्तुतिकरण हमारे 2 पद्मश्री अवॉर्डीज ने किया, उसमें समाधान के बारे में भी बहुत चर्चा की गई। तो एक तरफ चिंता भी है, एक तरफ आशा की किरण भी है। ये दोनों को साथ लेकर हमें एक सम्मिलित कार्य योजना बनानी है और जो हमारा लक्ष्य है 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना और लैंड न्यूट्रलिटी को अचीव करना, ताकि हम रेस्टोरेशन भी करें और करंट सिस्टम्स को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के तहत बनाए रखें। इस समावेश किए हुए टारगेट के प्रति कैसे हम बढ़ सकते हैं, इस बारे में ही हमें चिंता करनी है और चिंता के साथ साथ कुछ ऐसी रणनीति बनानी है, स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स बनाने हैं कि हम लोग बहुत ठोस कदम उठा सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहले गुजरात में एक प्रस्तुतिकरण दिखाया गया बन्नी ग्रासलैंड्स के बारे में और उसके बाद हमारे किसान भाइयों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी बताया कि कैसे उनके इनोवेशंस के माध्यम से उन्होंने अपनी सोच लगाकर और कम्युनिटी को साथ ले चल के किस प्रकार के सक्सेसेस को कर दिखाया है। इसीलिए हर प्रयास करना संभव है और हमें केवल ये सोचना है हाउ वी कैन पुश द एनवेलप ऑफ इनोवेशन एंड इनोवेशन को कैसे हम मेन स्ट्रीम कर सकें। और यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि यदि हम फॉरेस्ट के स्टैंडर्ड्स का जो अभी रिलीज माननीय मंत्री जी के कर कमरों से कराया गया है, अगर इन स्टैंडर्ड्स को देखें, इसको केवल एक पब्लिकेशन के रूप में न छोड़कर हमें ये मैसेज ले जाना है और मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी संस्थाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो संस्थाएं हैं और जन सामान्य हैं, सब में डिसेमिनेट करना है। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विभाग की सचिव सम्माननीय लीना नंदन जी, हमारे डीजी फॉरेस्ट श्री सीपी गोयल जी, श्री विभास रंजन जी, श्री एसपी यादव जी, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे पद्मश्री श्री भांगो जी, श्री सुंदरराम जी,
विभाग के सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए विभिन्न प्रबुद्धगण। 3 दिशाओं पे काम हो रहा है। उसमें पहला विषय धरती के तापमान बढ़ने के संबंध में चिंता का है। दूसरा विषय जो जमीन के डिग्रेडेशन का, बंजरीकरण का ज्यादा है। और तीसरा विषय बायोडायवर्सिटी का है। हमने इस सभ्यता में काफी विकास के मानक तय करे और विकास के कारण तकनीकी में बहुत बड़ा परिवर्तन, ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन मनुष्य ने किया। लेकिन उसके कारण जो धरती के तापमान बढ़ने की चिंताएं हैं वो सबके सामने आए हैं। लेकिन जब तकनीकी का परिवर्तन हुआ तो स्वाभाविक रूप से शहरीकरण बढ़ा, खेती का उपयोग बढ़ा और उसकी जो दूसरा संकट आया वो धरती का बंजरीकरण का संकट आया। और लगातार इस विकास के मानक में प्रकृति पे जिस प्रकार की बायोडायवर्सिटीज है उनके भी थ्रेट्स उत्पन्न हुए। भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में इन तीनों विषयों पे बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में कि 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ और ये कहा गया कि दुनिया के सभी देशों को अपने अपने लक्ष्यों के हिसाब से इसमें योगदान देना चाहिए, तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने 2015 में जो लक्ष्य दुनिया के सामने निर्धारित किए थे उसको समय से पहले प्राप्त किया। और 2019 में जब UNCCD की कॉप भारत में हुई थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COD कॉप 14 थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सबको जमीन के बंजरीकरण या जो डिग्रेडेशन है उसके 2030 तक के लक्ष्यों को निर्धारित करना पड़ेगा। भारत ने भी 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन के लक्ष्य को निर्धारित किया और इतना ही नहीं, निर्धारित करने के साथ ही साथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की बात भी कही। और अभी हमारे DG साहब ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन जो हमारा संस्थान है इसको नोडल एजेंसी भी बनाया। और जो 26 मिलियन हेक्टेयर है उसके एक बड़े लक्ष्य को भारत ने पूरा भी किया और उसके कुछ उदाहरण भी गुजरात के हमारे जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी रखे गए। जो कृषि क्षेत्र में कुछ लोग जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी तरफ से भी रखे गए। लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसलिए 2 साल तक भारत की प्रेसिडेंसी पूरे दुनिया में रही और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विषय भी रहा कि यूनाइटेड नेशन में ये चर्चा का विषय भी बना। और पिछले 2 वर्षों में जब भारत की प्रेसिडेंसी इसमें रही तो 4 मंत्री स्तरीय चर्चाएं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई और अब भारत ने ही अपनी जो प्रेसिडेंसी है वो वेस्ट अफ्रीका का जो कंट्री है कोट डिवोire को हस्तांतरित करी। और इसलिए UNCCD की जो कॉप 15 अभी हुई उसका जो बड़ा विषय भी रखा गया कि लैंड, लाइफ और लीगेसी, क्योंकि भूमि के साथ जीवन जुड़ा हुआ, जीवन के साथ ही ये लीगेसी आगे ट्रांसफर होने वाली है। वरना तो जिस तरीके से हम लोग नई तकनीक से विकास कर रहे तो कहते हैं आप मरे फिर जग प्रलय, हम तो चले जाएंगे फिर जग में जो होगा होगा। उससे ज्यादा अच्छा है कि हमारे बाद भी ये पृथ्वी हमारे योगदान के कारण हरी भरी रहे। जो पूरे विकास की जिम्मेदारी है उसमें जो सबसे बड़ा विकास की चुनौती है
हम तो अपने आप को लिविंग एंटिटी मानते हैं, लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि नेचर भी अपने आप में लिविंग एंटिटी है। सेंटीमीटर की बारिश कह रहे थे, उससे भी कम ही है लगभग उस एरिया में। ये पूरा सीकर झुंझुनू जो शेखावटी का इलाका हरियाणा तक में आता है। तो जमीन में पानी का सही उपयोग कैसे हो, और इसलिए बंजरीकरण में जब ये विषय आया तो हमने दोनों बातें अमेजान में कही कि भारत ने कॉप करने के बाद 2 बड़े अच्छे प्रयोग पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं। ड्रिप इरिगेशन को बढ़ाया ही है, उसके साथ ही साथ देश में 23 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड भी सरकार के द्वारा दिया गया है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड बिल्कुल बताता है कि आपकी जमीन में मॉइस्चराइजर कैसा है, टेक्स्ट जमीन का कैसा है, कंटेंट जमीन का कैसा है। क्योंकि विकास की इस दौड़ में केवल ज्यादा से ज्यादा रसायन का इस्तेमाल करना वो उपयोगी नहीं है। और भारत का डाटा है कि भारत ने 23 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने के बाद रसायन की निर्भरता भी कम हुई है और खेती भी ज्यादा अधिक उत्पादकता के साथ हुई है। इंटीग्रेटेड लैंडस्केप के लिए एक अच्छे प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि पब्लिक पार्टनरशिप ज्यादा आए। तीसरा विषय, अब भारत के पास ऐसी क्षमताएं हैं कि अर्ली वार्मिंग, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, निश्चित रूप से सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स और ड्राउट को लेकर के पूर्व जो आती है तकनीकी सूचना, उसका ज़्यादा उपयोग हमारे किसानों के लिए हो। और इसलिए मंत्रालय द्वारा ICFRE को ये दायित्व भी दिया गया, विशेष रूप से उनके जोधपुर के जो इंस्टीट्यूट है उनको भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में हमें कृषि विकास केंद्र के साथ मिल करके कैपेसिटी बिल्डिंग, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, कोऑर्डिनेशन टूवर्ड एफर्ट और क्षेत्रीय स्तर पर इसका प्रयास ज़्यादा होना चाहिए। और इसलिए जो हमारे क्षेत्रीय संस्थान हैं, और हमेशा ऐसा है कि सुंदरराम जी तो शायद 72 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कृषि विकास केंद्र में ही सीख करके उन्होंने इसको सारा डेवलप किया है। तो हमारे कृषि विकास केंद्र, हमारे देश के जो बाकी की जो हमारी संस्थाएं हैं वो मिल करके रीजनल स्तर पर इस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करने के लिए निश्चित रूप से इस लक्ष्य पे हम लोग काम करेंगे। उसके बाद मेरे को लगता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र और दूरस्थ क्षेत्र में इस विषय को आगे बढ़ाना है तो देश की महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा लैंड मैनेजमेंट के लिए हो सकता है। इसलिए आज डेजर्टिफिकेशन का एक कार्यक्रम हमको जोधपुर में करना था, लेकिन कुछ कारणों से हमने इसको यहाँ किया है। लेकिन अब इसको आगे भी मंत्रालय की दृष्टि से हम जो अपने मंत्रालय के बाकी काम कर रहे हैं, नेशनल क्लीन एयर मिशन के प्रोग्राम पे मंत्रालय काफ़ी एक मिशन की तरह काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो DPR तैयार करी है कि 13 नदियों में फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन के द्वारा हम वहाँ पर काम करें ग्रीन इंडिया मिशन में, उसको लेकर भी मंत्रालय काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी जो हमारे प्रोजेक्ट लॉयन से प्रोजेक्ट टाइगर के हमारा एस्टिमेशन का काम भी मिशन की तरह चल रहा है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में भी हमारा परिवेश पोर्टल पे भी मिशन की तरह काम चल रहा है। उसी तरीके से जो डेजर्टिफिकेशन के लक्ष्य भारत ने तय किए उसमें हमारे संस्थानों को, जो हमने साउथ की बात करी है, उनको भी हम पूरे प्रतिबद्धता के साथ करें। और इसलिए इसके बाद भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हैं, हमारे कृषक बंधु आए हैं, क्योंकि मंत्रालय की पर्यावरण को जो बचाने की जिम्मेदारी है, शहरी क्षेत्र में अगर वायु प्रदूषण के लिए हम इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत लैंड डिग्रेडेशन ये एक बहुत बड़ा पर्यावरण का विषय है। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में जन भागीदारी की इस मुहिम को हम और सुदृढ़ कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मेरा अनुरोध है श्री प्रेम कुमार झा Thank you.
तो एक हनवी नेटवर्क ऐसा कार्यक्रम है कि ऐसा काम करने वाले लोगों के पास खुद पहुंचता है और मध्यवर्ती की तरह से उसको इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट करके उनके काम को आगे बढ़ाता है। तो हनवी नेटवर्क और उससे बाद में सृष्टि की जो संस्था है उनकी हनवी नेटवर्क सृष्टि के माध्यम से मैं कई देशों में गया।